नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम आपका आज हुआ है 9 अप्रैल 2023 को यूकेपीएससी के द्वारा। इसकी प्रोविजनल आंसर की को हम यहां पर कवर करेंगे। इस आंसर की के साथ अपने उत्तर को आप मैच कर सकते हैं और मैच करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किस आंसर की के अनुसार आपके कितने मार्क्स यहां पर बन रहे। साथ ही पेपर के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन वीडियो के एंड पे। पहले यहां पर आंसर की को देख लेते हैं, आपका पेपर कैसा गया और कितने क्वेश्चन आपके सही हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो देखिए, अशुद्ध वर्तनी है यहां पर कृशांगनी। ऑप्शन सी सही उत्तर था। निम्नलिखित में से तद्भव और उसके तत्सम शब्द रूप का एक युग्म अशुद्ध है, यहां पर आपने बताना है कौन सा। तो सही उत्तर है रहट और अरहट, इसको आपने टिक करना था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विलोम शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म यहां पर कौन सा है? तो ज्यादातर जब भी आपसे विलोम शब्द आ जाए और अनघ, निरघ या सनघ ऐसे कुछ विकल्प आ जाएं, यही इसका सही आंसर होता है। ये कभी भी सही मिलाकर नहीं देता। अनघ का विलोम शब्द जो होता है वो अघ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से अनेकार्थी शब्द दल का एक अर्थ नहीं है। तो दल का अर्थ नहीं होता है गर्त। ऑप्शन बी सही है, बाकी सारे ये दल के विकल्प हैं। नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार लाने की दृष्टि से 12 खड़ी चलाने का प्रस्ताव इनमें से किसका था? तो 12 खड़ी चलाने का प्रस्ताव आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा दिया गया। निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कबूतर का पर्यायवाची नहीं है बासंत, बाकी परेवा, रक्तलोचन, हारित, ये सारे के सारे कबूतर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला था, इतर प्लस इतर बराबर इतरेतर में लागू होने वाला संधि सूत्र यहां पर कौन सा है? तो देखिए, यहां पर आपने संधि को पहचानना था, उसके बाद संधि सूत्र को यहां पर पहचानना था। इसमें कौन सी संधि लगी है? इसमें लगी है आपकी गुण संधि। अब आपको एक छोटी सी टेबल है, इसको याद करना है। अगर दीर्घ स्वर संधि होती, यहां पर दीर्घ संधि होता तो अर्क सर्वेक्षण दीर्घ हो जाता। गुण है तो यहां पर आद्गुण हो जाएगा। वृद्धि होती तो वृद्धिरच हो जाता। यण संधि होती तो इक्को याणिच हो जाता। अयादि होती तो एचो डायव यहां पर हो जाता। तो इस टेबल को आपने याद करना है। जैसा कि यहां पर गुण संधि है तो आद्गुण इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य आपने बताना था। यहां पर शुद्ध है, इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अभागा सुख से वंचित रह जाता है, इस लोकोक्ति का आपने अर्थ बताना था। तो यह किस लोकोक्ति के लिए है? अंधा बगुला कीचड़ खाए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर यहां पर होगा। राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य और सर्वस्वीकृत है समझी जाती है, इसे क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है विज्ञप्ति। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया समूह ने 1982 में हिंदी में समाचार के लिए इनमें से किस समाचार एजेंसी की स्थापना करी थी? तो किसकी स्थापना करी थी? यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया ने यूनिवार्ता की स्थापना करी थी। कंप्यूटर ऑपरेटर में इनमें से किस स्मृति कोश में अपना डाटा संचित करता है? यानी जब कंप्यूटर ऑपरेट करता है, जब वो कोई प्रोसेस करता है तो डेटा को टेम्पररी कहां पर स्टोर करता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में आया है। रैम मेमोरी का इस्तेमाल करता है जब वो किसी भी डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, तब कौन सी मेमोरी इस्तेमाल होती है? रैम का इस्तेमाल होता है। काफी क्वेश्चन ऐसे थे जो डीप पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन थे और कुछ थोड़े अच्छे लेवल के यहां पर क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड पे। नेक्स्ट है, और कट ऑफ के बारे में भी यहां पर बात करेंगे कि कितनी यहां पर मार्क्स यहां पर आने चाहिए थे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके। प्रविशेषण को इनमें से किसने अंतर्विशेषण कहा था? तो प्रविशेषणों को, एडवर्ब्स को अंतर्विशेषण कामता प्रसाद गुरु ने कहा था। इनमें से लेखक और उसकी रचना का युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा यहां पर सही सुमेलित नहीं है? देखिए, जो शैलेश मटियानी की रचना दी गई है उत्तर प्रियदर्शी, ये शैलेश मटियानी की रचना नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों विकल्प यहां पर सही हैं। गोसाई दत्त इनमें से किस रचनाकार का मूल नाम था? तो गोसाई दत्त या गोसाई कहा जाता था सुमित्रानंदन पंत को। इनमें से किस पात्र का संबंध सिल्वर वेडिंग कहानी से है?
तो सिल्वर वेडिंग कहानी बहुत बार रिपीट हुई है, यशोधर पंत इसका सही आंसर है। खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम इसमें से किसने दिया था? तो खड़ी बोली के लिए कौरवी ये कहा था राहुल सांकृत्यान ने। निम्नलिखित में से गढ़वाली बोली की एक उपबोली कौन सी है? तो देखिए, हमने परीक्षावाणी में भी इसको कवर किया था। परीक्षावाणी वाली सीरीज में गियर्सन ने गढ़वाली बोली को 8 उपबोलियों में बांटा है, जिसमें से एक है सलानी। ठीक है, इनमें से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं आपके 4, यारा, लावा। ठीक है, इनमें से ईक शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है? तो देखिए, यहां पर ईक शब्द का तत्सम होगा ऑप्शन ए, इक्षु इसका तत्सम रूप यहां पर होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर जीएस का पार्ट। यह था आपका हिंदी का पार्ट। हिंदी में आपके 20 में से कितने बने हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हिंदी इजी लेवल पे बिल्कुल नहीं थी, काफी अच्छे लेवल की हिंदी यहां पर पूछी गई थी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन से क्रांतिकारी चटगांव शस्त्रागार हमले में सम्मिलित थे? तो चटगांव शस्त्रागार पर हमला और सूर्य सेन, इनका नाम बहुत बार पेपर में आता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में स्थित निम्नलिखित में से किस भवन का निर्माण बादशाह अकबर ने नहीं करवाया था? तो अकबर ने किसका निर्माण नहीं करवाया था? मोती मस्जिद का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया। इसको लेकर थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि कहीं पर दिया गया है मोती मस्जिद का निर्माण भी अकबर ने करवाया, लेकिन किसी एक एग्जाम में पहले भी ये क्वेश्चन आया था और वहां पर इस मोती मस्जिद का निर्माण करता जो शाहजहां की बेटी है जहांनारा, उसको माना गया था। तो फिलहाल जो सी और बी है इन दोनों में डाउट है, लेकिन अभी के लिए आप मोती मस्जिद को सही उत्तर मान सकते हैं। निहिलिज्म का विकास किस देश में हुआ था? तो देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री में जब हमने रशियन क्रांति के बारे में बात करी थी तो वहां पर एक क्वेश्चन आया था कि निहिलिज्म को किस अन्य नाम से जाना जाता है? शून्यवाद आंदोलन के नाम से इसे जाना जाता है और यह आपके रशिया में चला था रशियन क्रांति के दौरान। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। एस्ट्रोलेब नामक उपकरण का आविष्कार निम्न में से किस एक को निर्धारित करने के लिए किया गया है? तो देखिए, जो एस्ट्रोलेब नामक उपकरण है इसका आविष्कार किया गया है सूर्य और तारों की पोजीशन को पता लगाने के लिए। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हालांकि कुछ जगहों पर इसका जो यूज बताया गया है वो अक्षांश और देशांतरों को ज्ञात करने के लिए भी बताया गया है, लेकिन ज्यादा उपयुक्त इसका बी यहां पर होना चाहिए। ठीक है, ग्यूटोस के समतल शीर्ष का अपर्दन निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा होता है? यह अपर्दन होता है लहर क्रिया के दौरान। जो वेव्स आती हैं, लहरें आती हैं समुद्र की तरफ से, उनकी वजह से यह अपर्दन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो यहां पर आपने बताना था रूपांतरित चट्टान कौन सी नहीं है। सही आंसर है हमारा ग्रेनाइट। ठीक है, जो ग्रेनाइट है ये रूपांतरित चट्टान नहीं है, यह एक आग्नेय चट्टान है। इसका रूपांतरित चट्टान होती है नीस, इसको ध्यान रखना था। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रिपीटेड क्वेश्चन है। धुआंधार जलप्रपात आपके मध्य प्रदेश में आता है। निम्नलिखित में से किन 2 राष्ट्रों की सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ रेखा करती है? तो इस क्वेश्चन को भी हमने कुछ दिन पहले देखा था। रेडक्लिफ रेखा ये किन 2 देशों के बीच में है? भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1947 में, और उस समय 2 ही देश बने थे, भारत और पाकिस्तान। तो इन दोनों के बीच में जो लाइन बनी वो रेडक्लिफ रेखा थी। बांग्लादेश बाद में बना, लेकिन रेखा कौन सी है? रेडक्लिफ है। ठीक है, नेक्स्ट है, बेलाडीला किस खनिज के लिए फेमस है? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन। बेलाडीला आपके आयरन ओर के लिए फेमस है। निम्नलिखित प्रदेशों में से सुंदरवन कहां पाया जाता है? तो देखिए, ये क्वेश्चन यूकेपीएससी का ही रिपीटेड क्वेश्चन है। यूकेपीएससी ने इससे पहले एग्जाम में पूछा था सुंदरी जो वन होते हैं ये आपके किस प्रकार के वृक्ष होते हैं? सुंदरी वृक्ष। ठीक है, ये कहां पाए जाते हैं? तो आंसर था यहां आपके ज्वारिया वन में पाए जाते हैं। और जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का डेल्टा बनता है बंगाल में, वहीं पर सुंदरी वृक्षों की अधिकता ज्यादा है, जिस वजह से इसका नाम क्या है? सुंदरवन है। तो क्वेश्चन वही था, पिछली बार सुंदरी वृक्ष पूछा, किस प्रकार की वनस्पति थी? ज्वारिया वनस्पति। अब पूछ लिया सुंदर वन किस प्रकार का वन है? ज्वारिया वन है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रेस की स्वतंत्रता की प्रत्यभूति निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन जैसा मैंने कहा क्वेश्चन सिंपल थे कुछ क्वेश्चन, लेकिन उनको थोड़ा सा डीप कर दिया। जैसे अकबर और फतेहपुर सीकरी के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन अब उसने वहां के इमारतों के बारे में पूछ लिया। इसी प्रकार प्रेस की स्वतंत्रता सब जानते, लेकिन उसने उसके बिल्कुल अंदर के आर्टिकल पूछ लिए।
जो सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 19(1) के क भाग में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। संघीय संसद की सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति की बनावट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये क्वेश्चन भी एक रिपीटेड क्वेश्चन था, कुछ दिन पहले ही हमने इसको कवर किया था। 3 जो इंपॉर्टेंट समितियां थी, स्थायी समितियां थी, उनके बारे में हमने देखा था। एक थी आपकी लोक लेखा समिति, एक थी प्राक्कलन समिति और एक थी सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। इसमें होते हैं टोटल 22 मेंबर, जिसमें 15 मेंबर लोकसभा के, 7 मेंबर राज्यसभा के होते हैं और इसका कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। सारी डिटेल्स को हमने देखा था। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन उसने क्या करा, थोड़ा सा डीप पूछ लिया। हम पढ़ते हैं नए राज्यों का निर्माण करना हो, सीमाओं में परिवर्तन करना हो, कैसे होगा? आर्टिकल 3 के तहत। अब उसने पूछ लिया प्रक्रिया क्या है, तो प्रक्रिया इसकी बड़ी सिंपल है, संसद के साधारण बहुमत द्वारा यहां पर यह प्रोसेस हो जाएगा। संसद के लिए कोई बाध्यता नहीं है कि वो राज्य को पूछे, हालांकि पूछा जाता है लेकिन अनिवार्य नहीं है ऐसी प्रोसेस को करना। संविधान में सिर्फ यह लिखा गया है कि केवल संसद को अधिकार है, संसद साधारण बहुमत के द्वारा इसे कर सकती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत के आर्टिकल 1 में बोला गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? तो सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है। कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है? तो ग्राम पंचायत स्थानीय मेलों पर टैक्स लगाती है। NFHS 5 2019-21 के अनुसार भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी? तो सबसे कम जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो केरल का है। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो स्मार्ट सिटी योजना 2015 में इसे शुरू किया गया। भारत में वर्तमान मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन कौन करता है? तो ये करता है RBI। भारत में कौन सा ग्रामीण गरीबी निवारण कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो देखिए इनमें से कौन सा कार्यक्रम था जो सबसे पहले शुरू किया गया? अगर हम इनके वर्षों की बात करते हैं, जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है इसको 1980 में शुरू किया गया था। जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है इसे 2006 में शुरू किया गया। जवाहर रोजगार योजना इसको 1989 में शुरू किया गया और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना इसको 1983 में शुरू किया गया। तो सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सार्क शिखर सम्मेलन 2023 निम्न में से कहां होना प्रस्तावित है? तो यहां आपके इस्लामाबाद में प्रस्तावित है। ICC महिला T20 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2023 किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो अंडर 19 वर्ल्ड कप पहला T20 वुमेन्स का आयोजित हुआ था और यह हुआ था साउथ अफ्रीका में। अब देखिए साउथ अफ्रीका है नहीं ऑप्शन में। मैनचेस्टर आप जानते हैं ये ब्रिटेन में पड़ गया, लॉस एंजलिस अमेरिका में पड़ गया। ये एक नई जगह का नाम था और उत्तराखंड के एग्जाम में आप जानते हैं ज्यादातर ये वाला ऑप्शन कभी भी सही नहीं होता। 90% चांस होते हैं कि यह आपका कभी भी विकल्प में नहीं देता सही। तो सही आंसर आप इसको टिक कर सकते थे और यही इसका सही आंसर है। साउथ अफ्रीका में तो हुआ, लेकिन कौन से शहर में? तो जो ये आपका पोर्ट चेस्टरूम है यहां पर आयोजित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में तुर्की में आए शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता क्या थी? तो तुर्की में जो भूकंप आया था 7.8 तीव्रता का आया था। उच्चतम न्यायालय ने 8 फरवरी 2023 को अपने ही फैसले पर आदेश देते हुए सिक्किम नेपाली लोगों को विदेशी मूल के लोग का उल्लेख हटा दिया। यह फैसला उसने कब दिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला चेंज किया 8 फरवरी को, तो इससे पहला वाला फैसला जो उसने चेंज किया कब दिया था? वो दिया था 13 जनवरी 2023 को। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम क्या है? तो यह है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 से कौन सी जगह संबंधित नहीं है? तो जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई 4 टेस्ट मैच इसके तहत खेले गए। कौन कौन सी जगहों पर खेले गए थे? तो ये खेले गए थे आपके नागपुर, दिल्ली, अहमदाबाद और चौथा जो हुआ था एक टेस्ट वो इंदौर में हुआ था। मुंबई में टेस्ट नहीं हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है? रिपीटेड क्वेश्चन है। जो कैशे मेमोरी है ये सबसे फास्ट है। शॉर्टकट कुंजी संयोजन के द्वारा MS वर्ड में खुली फाइल को प्रिंट कैसे करते हैं? तो प्रिंट करने की शॉर्ट की होती है Ctrl+P। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार उत्तराखंड में आया है।
एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेजों को देखने के लिए करते हैं वो कौन है? तो वो कहलाता है ब्राउज़र। इनमें से कौन सा वैध आईपी एड्रेस वर्जन 4 है? तो आपने बताना था यहां पर जो IPv4 एड्रेस है कौन सा वैलिड है। देखिए जो IP वर्जन 4 होता है 0 से लेकर के 255 तक का कोई भी संख्या इस तरीके से 4 अंकों में आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है, 3 डॉट के साथ। 0 से लेकर 255 तक, 255 से ऊपर किसी भी हालत में नहीं जाएगा। तो जैसे यहां पर आपका 260 है, यहां पर आपका 300 है, ये दोनों आपके एलिमिनेट हो गए। और जैसा हमने कहा उत्तराखंड में ये वाला विकल्प बहुत कम मात्रा में सही होता है, तो ऑप्शन ए इसका यहां पर सही उत्तर होगा। 255 से ऊपर कभी भी नहीं जाता है, ठीक है। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनाता है? तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है दृष्टि पटल पर, रेटिना पर। निम्न में से कौन सी एक यांत्रिक तरंग है? तो यांत्रिक तरंग है ध्वनि तरंग, ठीक है, जो साउंड वेव होती है। निम्न में से किसने ABO रक्त समूह की खोज करी थी? यानी जो ब्लड ग्रुप A है, ब्लड ग्रुप B है, ब्लड ग्रुप O है, इसके बाद AB हो गया, इन सारे ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी? तो ब्लड ग्रुप की खोज का श्रेय कार्ल लैंडस्टीनर को जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। बाद में इसने अपने साथी के साथ मिलकर, वीनर के साथ मिलकर RH फैक्टर की खोज करी थी, लेकिन ब्लड ग्रुप की खोज इसने अकेले करी थी 1901 में, और 1930 में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। किस वर्ष में? 1930 में। नेक्स्ट है रीजनिंग का, यहां पर प्रश्न था, ए को आपने बताना था कहां पर है ये, तो यहां अपने शुरुआती दूरी से 5 मीटर की दूरी पर था, ठीक है। यहां पर रैंकिंग को लेकर एक क्वेश्चन था, प्रीति की रैंकिंग आपने बतानी थी, इसका सही उत्तर है 14वां, ठीक है। एक व्यक्ति के पास 480 रुपए थे, आपने उसके पास नोटों की संख्या बतानी थी, तो यह भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, 90 इसका सही आंसर है। रीजनिंग के प्रश्नों में अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा एक छोटे से वीडियो में इन 5 क्वेश्चंस को रीजनिंग के वहीं पर हम सॉल्व कर जाएं। वर्ष 2024 के जनवरी और फरवरी माह में कुल कितने रविवार होंगे? तो ये होंगे टोटल 8 रविवार। नेक्स्ट है, यहां पर ट्रिक दी गई थी, नंबर यहां पर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया था, नंबरिंग को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, 10 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने मत्तविलास प्रहसन की रचना करी थी? तो देखिए मत्तविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने करी थी। जो हमारी दृष्टि वाली सीरीज थी जिसकी हमने 5 वीडियोस करी थी, उसमें हमने पल्लव वंश के बारे में बात करी थी। पल्लव वंश का एक राजा था महेंद्र वर्मन, मत्तविलास प्रहसन की रचना इसने करता है, और मत्तविलास विचित्र की उपाधि ये धारण करता है, इसको हमने वहां पर देखा था। बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष में हुई थी? तो वर्ल्ड हिस्ट्री में अमेरिकन रेवोल्यूशन में हमने इसको देखा था, 1773 में होती है, सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में। तो ये जीएस का पोर्शन था। जीएस आपके कुछ क्वेश्चन रिपीटेड थे जैसा मैंने ऊपर कहा, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन थे वो थोड़े से और ज्यादा डीप कर दिए। तो जैसा मैं हर बार कहता हूं, जीएस आपको डीप में कवर करने का प्रयास करना है, चीजों को लिंक करते हुए पढ़ने का प्रयास करना है। जब एक टॉपिक के बारे में पढ़ें तो पूरा डिटेल वहीं पर उसको देख लेना है। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी काली नदी की सहायक नदियां हैं? तो काली की सहायक नदी है पूर्वी धौली गंगा और कुठियांगटी नदी। हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस किताब के रचयिता हैं शेखर पाठक। शेखर पाठक की 2 किताबें एक सिंगल पेपर के अंदर आपसे पूछी गई थी। परमार वंश के शासनकाल में सुपकारपति क्या होता था? तो देखिए सुपकारपति नामक अधिकारी जो होता था राजकीय भोजनालय का प्रभारी होता था। हालांकि कुछ जगहों पर दिया गया है कि पौरव काल में जो सुपकारपति था ये भोजनालय का प्रभारी होता था, लेकिन इसको यहां पर अब परमार वंश के साथ भी जोड़कर देखा गया। 1866 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया? ये किया था ज्वालादत्त जोशी ने। रिपीटेड क्वेश्चन था। कौन सा पवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था? यह गया था श्याम शाह, ठीक है, ऑप्शन सी। उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस जिले में भूतहा गांवों की संख्या सर्वाधिक है, यानी जो वीरान गांव है? इससे पहले क्वेश्चन पिछले वर्ष भी पूछा गया था, सबसे ज्यादा पलायन कहां से हुआ है? पौड़ी से हुआ है। तो सबसे ज्यादा वीरान गांव भी कहां होंगे? पौड़ी में होंगे। पप्पू कार की कला की किस विधा से संबंधित हैं? तो यह एक संगीतकार हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। किस वर्ष कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हुआ था?
ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन था, 1926 में हुआ था। तो पेपर आपका कनिष्ठ सहायक जैसा नहीं था, जैसे उसमें काफी टफ क्वेश्चन आए थे, काफी डीप क्वेश्चन आए थे, रिपीटेड क्वेश्चन उसमें कम थे। इस वाले एग्जाम में आपके पास मैक्सिमम जो इजी क्वेश्चन थे वो काफी थे। देखिए 15 से 20 क्वेश्चन आपके टफ आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। हर एग्जाम का पैटर्न होता है कि 60 to 65 आपके इजी क्वेश्चन होंगे, 10-15 मॉडरेट होंगे और 20 क्वेश्चन करीब आपके हार्ड होंगे। मेरिट आपकी बस यहीं से बनेगी, जो आपके 60-65 इजी वाले थे उनमें आपने कितनी कम गलतियां करी हैं। जैसे ये भी इजी था, ये इजी था, पलायन वाला इजी था, जहांगीर वाला इजी था, इस तरीके से। ठीक है। नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में है? सिंपल सा क्वेश्चन है, पौड़ी जिले में है। नीलकंठ पर्वत पूछता तो ये चमोली होता, मंदिर था तो पौड़ी होगा। ठीक है। हरेला उत्तराखंड का प्रसिद्ध क्या है? तो हरेला पर्व सुनते हुए आते हैं, यह एक प्रसिद्ध त्योहार है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो जागर, रम्माण, नंदा जात सारे हम देखते हैं। फूलों वालों की सेर, ये यहां पर गलत हो जाएगा। जाड़ उत्तराखंड के किस जनजाति की एक उपजाति है? तो जाड़ भोटिया, भोटिया यहां पर सही आंसर होगा। तो काफी सिंपल थे कुछ क्वेश्चन, इनमें आपने गलती नहीं करनी थी। नेक्स्ट है, नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो नाद नंदिनी पुस्तक है केशव दास अनुरागी की। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का नाक में पहने जाने वाला पारंपरिक गहना नहीं है? तो कौन सा गहना नहीं है? यह है आपका मुर्खी। मुर्खी या मुरखली आप जानते हैं, कान में इसको पहना जाता है। उत्तराखंड में रागी को क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड में रागी जो कि एक मोटा अनाज है, इसी को मंडवा बोला जाता है। अगला था, उत्तराखंड में 2021-22 में मत्स्य उत्पादन कितना था? तो मत्स्य उत्पादन 2021-22 की अगर हम बात करें तो लगभग 6000 मीट्रिक टन के करीब ये था। ठीक है। उत्तराखंड के हस्तलिप उत्पादों को भारत के दूसरे राज्यों में किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन था, हिमाद्री ब्रांड से। उत्तराखंड की छठी आर्थिक गणना 2012-13 के अनुसार सबसे कम महिला उद्यमियों द्वारा उद्यमों को संचालित किया जाता है। तो काफी पुराना क्वेश्चन था, काफी पुराना डेटा को लेकर यहां पर पूछा गया। इसका उत्तर तो आयोग ही बता सकता है। तो इसमें देखना होगा आयोग इनमें से किसे सही मानता है। निम्नलिखित जिलों में से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत सर्वाधिक श्रमिकों के नामांकन किस जिले में हुए हैं? इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आई थिंक पहले भी कहीं पर देखा गया था, जिसमें इसका उत्तर उधम सिंह नगर को माना गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो सकता है। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड की मुख्य निर्यात मध्य दिसंबर 21 तक क्या रही थी? तो क्या रही थी? उत्तराखंड सबसे ज्यादा क्या भार भेजता है? ऑप्शन बी इसका सही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में विज्ञान धाम कहां स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन था, देहरादून में है। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहां बनेगा? यह बनाएगा मुनस्यारी में बनाया जाएगा, पिथौरागढ़ में। पर्वतीय कस्तूरी मृग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन यहां पर सही है आपने बताना था। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा। ठीक है, जो सेकंड वाला कथन है कि आईसीएन की रिपोर्ट में इसे खतरे में नहीं हमें डाला गया है, तो यह भी गलत है, यह खतरे में है। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो नेशनल पार्क उत्तराखंड में 6 हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहां पर 7 हैं। उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र कहां स्थापित किया गया? तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, लेकिन कोरोना के समय का। यह बनाया गया था जिम कॉर्बेट में। ठीक है। उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल कौन सा है? तो यूनेस्को की सूची में शामिल है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। उत्तराखंड की किन 2 महिला सरपंचों को राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 दिया गया? यह दिया गया था कविता देवी और निकिता चौहान को। उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 22वें कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसको भी कवर किया गया था, लक्ष्य सेन ने इसमें जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा नाम उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 की सूची में नहीं है? देखिए 2022 की सूची जहां पर पूछी गई है, आप जानते हैं गौरव सम्मान की शुरुआत 2021 से हुई है। 2021 में 5 लोगों को और 2022 में 5 लोगों को दिया गया। जो नरेंद्र सिंह नेगी थे, इनको 2021 में दिया गया। बाकी के जो 3 हैं, इनको 2022 में मिला। तो सही उत्तर होगा नरेंद्र सिंह नेगी। नेक्स्ट है, 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के एक 500 वर्ष पुराने नौले को संरक्षित घोषित किया। ये कहां है? तो यहां आपके च्यूंड्राकोट में पड़ता है। निम्नांकित में से किसे उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद यूकोस्ट का महानिदेशक नियुक्त किया गया? यह बनाया गया है प्रोफेसर दुर्गेश पंत को।
अक्टूबर 2022 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षुओं के हिमस्खलन के कारण किस चोटी पर मृत्यु हो गई थी? तो यहां पर एक हिमस्खलन हुआ था जिसमें कई सारे जो प्रशिक्षु थे वो उनको यहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसमें सविता कसवाल जी का नाम भी शामिल था। यह हुआ था द्रौपदी का डांडा 2 वाली जो चोटी है। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तराखंड खुले में शौच मुक्त होने वाला कौन सा राज्य बना है? यह बना है चौथा राज्य। भारतीय वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से सर्वाधिक वन क्षेत्र किस में है? तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र अगर हम बात करें आपके आते हैं पौड़ी में, पौड़ी के बाद आता है नैनीताल, उसके बाद उत्तरकाशी और फिर चमोली। तो पहले दो तो है नहीं, उत्तरकाशी यहां पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है तवाघाट भूस्खलन। तवाघाट भूस्खलन के बारे में 1977 यहां पर सही होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अक्षांश दर्पण के लेखक हैं? तो अक्षांश दर्पण के लेखक हैं नैन सिंह रावत। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है आपने बताना था, बाड़ा होती दर्रा आपके चमोली में पड़ता है, उत्तरकाशी में नहीं पड़ता है। गोविंद वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में है? तो ये गोविंद वन्यजीव अभयारण्य आपके उत्तरकाशी में है। निम्नलिखित में से कौन द चिपको मूवमेंट द पीपल हिस्ट्री के लेखक हैं? तो यह किताब शेखर पाठक की है। और अंतिम क्वेश्चन था 2001 से 11 तक, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस नगर में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई थी? यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में पूछा गया था। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज हम पढ़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज बुक्स में दिया गया है। 2 ही जिले ऐसे थे जिसमें नेगेटिव जनसंख्या वृद्धि दर थी। एक था पौड़ी जिसमें -1.41 था और एक था अल्मोड़ा जिसमें -1.28 था। तो अगर हम जनपदवार देखें तो पौड़ी यहां पर लैंसडाउन सही होना चाहिए। इसका उत्तर भी जो ज्यादातर सही है, फिलहाल में आप लैंसडाउन को मान सकते हैं क्योंकि पौड़ी में ज्यादा नेगेटिव था, अल्मोड़ा में थोड़ा कम था। तो देखते हैं बाकी इसमें आयोग इसका क्या सही उत्तर यहां पर देता है। तो ये थे फ्रेंड्स आपके फॉरेस्ट गार्ड के 100 क्वेश्चन जो आपसे आज के पेपर में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूं आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा, आपने सिली मिस्टेक्स को कम किया होगा, हार्ड क्वेश्चन को छोड़ा होगा और जो इजी क्वेश्चन थे, मॉडरेट क्वेश्चन थे, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन थे, उनको आप सही से टैकल कर गए होंगे। अगर हम पेपर के लेवल की बात करें तो कनिष्ठ सहायक से काफी अच्छा पेपर था, काफी आप कह सकते हैं कि उसके जैसा पेपर नहीं था जिसमें मार्क्स लाने बहुत मुश्किल थे। इसमें आप इजीली मार्क्स ला सकते हैं। इसमें आपने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करी है, इजीली आप 70 तक यहां पर ला सकते हैं। तो अच्छे स्कोर की अगर हम बात करें 70 के अबव जो भी है, जो एक नॉर्मल टिपिकल पेपर होता है उत्तराखंड का जिसमें 70 के आसपास आपकी मेरिट जाती है, ये उस लेवल का पेपर था। उम्मीद करता हूं आप सभी का यहां पर अच्छे स्कोर बन रहे होंगे। कितने आपके स्कोर हैं, कितने आपके नंबर यहां पर आ रहे हैं, कितने आपके सही हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।